सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। हिंदी पेपर 4 अर्थात CE 304 जिसका टाइटल है पेपर का आधुनिक गद्य, और उसी आधुनिक गद्य में हमें 6 एकांकियाँ पढ़नी है। उसमें से सूखी डाली एकांकी पर हम चर्चा कर रहे हैं। गत वीडियो में हमने एकांकी के तत्वों के आधार पर सूखी डाली एकांकी की समीक्षा वाला जो प्रश्न है उस पर हमने चर्चा की थी, और उसमें भी हमने एकांकी के तत्व कथावस्तु एवं पात्र या चरित्र चित्रण, तो उन 2 तत्वों के आधार पर सूखी डाली एकांकी की समीक्षा की थी। सबसे पहले तो सूखी डाली एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित है, और यही सूखी डाली एकांकी जो है उसकी एकांकी के तत्वों के आधार पर जब समीक्षा करनी होती है तब सबसे पहले हमने कथावस्तु की चर्चा की थी। किसी भी एकांकी की कथावस्तु भिन्न भिन्न विषयों पर आधारित होती है। सूखी डाली एकांकी की कथावस्तु पारिवारिक विषयों पर आधारित है, और उसमें भी संयुक्त परिवार की जो बात है, संयुक्त परिवार में जो एक प्रकार का आनंद है, एक प्रकार की एकता है, उसी का महत्व दर्शाने के लिए इस एकांकी की रचना की गई है। तो पारिवारिक विषय जो है इस कथावस्तु का आधार है, और सूखी डाली एकांकी जो है वो 3 दृश्यों में विभाजित है। उसकी भी हमने चर्चा की थी। किस प्रकार संयुक्त परिवार में दादा मूलराज जो है वो नई आई बहू बेला के विचारों से सामंजस्य जो है बनाते हैं, और पूरे परिवार को भी एकजुट करके जो है विभक्त परिवार की समस्या को तोड़ देते हैं। विभक्त परिवार यानी अलग परिवार, कोई भी बेटा या बेटी तो ससुराल चली जाती है, मगर जब बेटे की बात आती है और उसमें भी अलग अलग 3-4 बेटे हो और उसके भी पौत्र हो, वो अपनी तरह से अलग रहने लगे, वो विभक्त परिवार। तो उस विभक्त परिवार की समस्या का समाधान दादाजी के द्वारा किया गया है, और इसी से दादाजी, हृदय परिवर्तन करने वाली छोटी बहू बेला तथा उन दोनों को सहायक करने वाली इंदु, ये 3 प्रमुख पात्र हैं, और अन्य सहायक पात्र को की भी हमने चर्चा की थी। एकांकी का तीसरा तत्व है संवाद या कथोपकथन। संवाद के जो है अथवा में है, अथवा में यानी कि संवाद लिखेंगे तो भी चलेगा या कथोपकथन लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। संवाद या कथोपकथन। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी विद्यार्थी मित्रों कि संवाद किसे कहते हैं वो आपको पहले ज्ञात होना चाहिए। तो किसी 2 व्यक्तियों के बीच की जो बातचीत है, समवत्तावाद, उसको क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति विचार विमर्श करें और बातें करें, सभी के बीच संवाद हो, अथवा तो 4 व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के साथ बातचीत करें, वो भी संवाद है। नाटकों में और एकांकी में संवादों की योजना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संवाद के द्वारा ही वो रंगमंच पर अभिनीत होती है। यहाँ तक आपको ये भी ध्यान रखना है कि आज के आधुनिक युग में जो नाटक और एकांकी है उसमें अंतर्गत संवादों की भी योजना की गई है। अंतर्गत संवाद यानी अंतर मन की बातें, कोई व्यक्ति अपने आप अपने से बातें करता है। हम लोग भी कभी कभी ऐसा होता है तो मन ही मन बातें करते हैं। कुछ लोग जो है आवाज़ निकाल कर बातें करते हैं मन ही मन, कुछ लोग अंदर ही अंदर बात करते हैं। तो वो जो अंतर मन में हमेशा हम बातें करते रहते हैं उसको भी नाटकों में दिखाया गया है, और वो इसलिए बताया गया है कि यदि मनोवैज्ञानिक धरातल पर, उसके अंतर्मन के धरातल पर उसका चरित्र चित्रण करना हो तो उन संवादों के द्वारा भी हो सकता है। यहाँ बेला के अंतर्मन संवाद जो है बताए गए हैं। बेला जो है तृतीय दृश्य में कुर्सी में बैठती हुई बड़बड़ाती है कि ये कैसे परिवार के लोग हैं, कभी कभी गुस्से से पेश आते हैं, अभी तो इतने कोमल पेश आते हैं, मैं तो समझ ही नहीं सकती कि ये कैसा परिवार है। ऐसा कहकर वो पुस्तक लेकर बैठ जाती है। तो वो जो उसका अंतर्मन संवाद है वो उसका एक
उसके मन में जो द्वंद्व चल रहा है कि ये परिवार इस प्रकार से क्यों व्यवहार कर रहा है, उसके बारे में जो वो विचार कर रही है उसको दर्शाता है। यहाँ तक उसको परिवार से लगाव है तभी ये सोच रही है, ये भी बताया गया है। स्त्री होती या बहू होती, यदि उसको परिवार से कोई लगाव ही नहीं होता तो जो भी व्यवहार करे उसको वो मन से भी नहीं लेती, क्योंकि उसको कोई पड़ी नहीं होती। मगर यहाँ बेला जो है वो संवेदनशील है, इसलिए वो जानना चाहती है कि इस प्रकार का परिवर्तन क्यों है। तो वो अंतर्मन संवाद है। फिर जो है पात्रों के बीच संवादों की भी योजना की गई है। संवाद जो सुखी डाली के हैं वो बहुत ही पारिवारिक धरातल पर रचे हुए और आदर्श तथा नैतिकता की पूर्ति करने वाले संवाद हैं। आदर्श और नैतिकता की पूर्ति करने वाले संवाद का मतलब ये है कि एकांकी ही आदर्श और नैतिकता की पूर्ति करने वाली है। तो जब एकांकी की रचना एकांकीकार ने की है, उसमें वे आदर्श विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो संवाद भी आदर्श विचारों को प्रस्थापित करेंगे। और इसीलिए लेखक ने अलग अलग संवादों की योजना जो की है, जिसमें आपने सबसे पहले प्रथम दृश्य में देखा कि इंदु और मंजली बहू प्रवेश करते हैं, और इंदु और छोटी भाभी के बीच, मंजली बहू के बीच, रजिया के बीच ये जो संवाद होते हैं, जिसमें एक स्त्री जो है एक प्रकार की ईर्ष्या या निंदा या किसी की टीका टिप्पणी पीछे करती है, उसकी जो मनोदशा है उसका यहाँ चित्रण किया गया है। छोटी भाभी जो है यानी इंदु की माँ, वो जो इंदु से बातें करती है, उसमें छोटी भाभी विधवा है, मगर उसके संवादों में एक गांभीर्य दिखाई देता है। इतने संघर्षों के बावजूद वो जो है उसके संवाद में एक प्रकार की कोमलता, गंभीरता दिखाई देती है। लेखक ने ऐसे संवादों के द्वारा भी व्यक्तियों का चरित्र चित्रण कर दिया है। एकांकी में महत्वपूर्ण संवाद दादाजी और करमचंद के बीच जो द्वितीय दृश्य में होता है वह है, जिसमें दादाजी कहते हैं कि देखो ये बच्चे मान ही नहीं रहे, सूखी डाली को जो है पौधा बनाकर जो है उगाने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग ये सोच रहे हैं कि इससे बरगद का पेड़ बनेगा, मगर उन्हें पता नहीं कि किसी भी बरगद का पेड़ यदि कोई भी होता है, उसमें से डाली यदि टूट गई तो या सूख गई तो वो बरगद का पेड़ नहीं आगे बढ़ता। और मेरा परिवार भी संयुक्त परिवार की तरह है। ये जो उन्होंने बरगद के पेड़ का प्रतीक अपने संयुक्त परिवार को दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण संवाद है। फिर करमचंद बोलता है कि हमारे पेड़ की डाली टूटने वाली है, ऐसा कहकर वो चला जाता है। मगर दादाजी जो अपनी बातें करते हैं, दादाजी के मन में जो एक संयुक्त परिवार के प्रति एक आशा है, स्वप्न है और एक प्रकार का गर्व है, वो महसूस होता है। फिर दादाजी परिवार को बुलाते हैं। वहाँ परिवारों की बातें बहुत कम दिखाई दी है। इंदु थोड़ी शिकायतें करती है, रजिया भी कुछ बोलती है, तब दादाजी उनको टोक देते हैं। तो उसमें भी दादाजी ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए कि यदि हल्की सी खरोच भी उसमें दवाई न लगा दी जाए तो वो बहुत बड़ा नासुर बन जाती है। और इसी कारण आपको बेला का यह परिवर्तन या बेला का जो यह व्यवहार है उसमें गांधीर्य बताकर उससे बहुत बड़ी समस्या बता देना नहीं है। और इसी से वे दादाजी 2-3 बातें ऐसी करते हैं। बड़प्पन तो मन का होना चाहिए, वो करमचंद को कहते हैं। तो ऐसे 2-3 संदर्भ जो है वो दादाजी के मुख से कहलवाए हैं। दादाजी के संवादों के द्वारा ही पता चलता है कि दादाजी एक उम्दा व्यक्तित्व के हैं। उनके विचारों में एक दीर्घ दृष्टि है, यहाँ तक वो सहनशील और संयमशील है। तो संवादों के द्वारा पात्रों का चरित्र चित्रण होता है, कथा वस्तु का विस्तार होता है, पात्रों के हृदय में परिवर्तन हो या पात्रों के चरित्र में जब कोई परिवर्तन आता है वो भी संवादों के द्वारा पता चलता है। पात्रों की नादानियत हो, जैसे कि इंदु की नादानियत, रजवा की नादानियत, वो भी संवादों के द्वारा पता चलती है। और यहाँ तक संवाद जो है कैसे होने चाहिए वो एकांकीकार पर निर्भर है। यदि वो ऐसी आधुनिक समस्या पर कटु प्रहार करना चाहते हो और उसका यथार्थ चित्रण यदि लेखक करना चाहते हो तो हो सकता है कि संवादों में आज के आधुनिक युग के विचार भी आ जाए। मगर ज़्यादातर एकांकीकार ने आदर्श विचारों को प्रस्थापित करने वाले संवादों की योजना की है।
नैतिक मूल्यों को उन्होंने बहुत ही जो है संभाल कर रखा है और अपने संवादों में उसका प्रयोग करवाया है लेखक ने। जैसे नैतिक मूल्यों की हम बात करते हैं विद्यार्थी मित्रों, आपको पता ही है कि हिंसा न करना, सच बोलना, बुजुर्गों का मान करना, ये सब नैतिक मूल्य हैं। मगर क्या होता है कि आधुनिक नाटक और एकांकी ऐसी भी है जिसमें नैतिक मूल्य का अधःपतन हुआ है, वो भी संवादों के द्वारा पता चलता है। जैसे मैं आपको एक फिर से नाटक एक रंगमंच पर अभिनीत होता है तो फिर से मैं आपको फिल्म की ओर ले जाऊं तो कुछ फिल्म ऐसी होती है कि जिसमें कहीं भी जो है अपशब्द या ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग न किया गया हो, और कुछ फिल्में ऐसी होती है कि जिसमें हम शुरुआत तक देखें तो वहाँ कहीं भी हमें ऐसी बातें नहीं दिखाई देती या ऐसे शब्द नहीं सुनाई देते जिससे हमें घृणा हो, यानी बहुत ही मानवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो और बहुत ही सभ्य भाषा का प्रयोग किया गया हो। अब कुछ नाटकों में, एकांकियों में या कुछ फिल्मों में ऐसी भाषा का प्रयोग करवाने के पीछे या करने के पीछे एकांकीकार, लेखक या निर्देशक का यही तात्पर्य होता है कि किस प्रकार आधुनिक युग में ये नैतिक मूल्य टूट गए हैं, नैतिक मूल्यों का अधःपतन हो गया है, उस समस्या को दिखाना यदि उनका उद्देश्य होता है तभी वे ऐसी भाषा का प्रयोग करवाते हैं। वरना एकांकीकार को ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ सभ्य भाषा का प्रयोग करूँ, यहाँ असभ्य भाषा का प्रयोग करूँ। पात्रों के हिसाब से वे जो है अपनी भाषा का प्रयोग करवाते हैं। जैसे यदि ऐसा अपराधी हो, गुनहगार हो या जो है उसके मन में बहुत बुरे विचार चलते हो, तो उस पात्र का चरित्र चित्रण करने के लिए ऐसी भाषा का उसके मुख से प्रयोग करवाना होता है एकांकीकार को, नाटककार को या फिर फिल्म में। तो निर्देशक ये बात ध्यान रखते हैं कि कैसा पात्र है और किस पात्र से कैसी भाषा का प्रयोग करवाना है। यहाँ जो रजिया है, रजिया की संवाद है, उससे पता ही चल जाता है कि एक नौकरानी के विचार या नौकरानी की एक जो है हरकत क्या होती है। ऐसा नहीं है कि वो निम्न वर्ग का पात्र है इसलिए उसकी भाषा का प्रयोग अच्छा नहीं करवाया, ऐसा नहीं है। वो निम्न वर्ग का पात्र है ये भी हम नहीं कह सकते, मगर एक परिवार में नौकरानी जो होती है उसका कर्तव्य यही होता है कि परिवार को एक सूत्रता में बांधे रखे। यदि किसी से भी शिकायत हो तो वो दूसरे से उसकी शिकायत न करे और एक संयम से, एक सहनशीलता से उस परिवार में अपना योगदान दे, क्योंकि वो परिवार ही उसको रोजगारी देता है, उसका जो है जीवन चलाता है। तो नौकरानी की ये बात होनी चाहिए। मगर ज़्यादातर, अधिकतर जो नौकरानी होती है उसका एक कर्तव्य ये होता है कि जो हमें पगार देता है उस व्यक्ति को हम संभाल कर रखें, उसके अलावा जो भी नए आते हैं सदस्य उसकी थोड़ी शिकायतें करें, या फिर उन दोनों के बीच यदि झगड़ा भी हो तो उसमें भी कभी कभी आनंद मिलता है। उसका अपमान हो या उसको ऐसा लगे कि वो पात्र मुझे पसंद नहीं करता तो उसकी भी वो तुरंत शिकायत कर देती है। तो आज के आधुनिक युग में जो नौकरानी की एक ये जो हरकत है वो भी बताया है। अब यहाँ आप ध्यान रखिए कि एकांकीकार ने ये भी बहुत ध्यान रखा है कि पहले के ज़माने में जो नौकर होते थे और जो बहुत ही प्रामाणिक और निष्ठावान होते थे वो आज के युग में नहीं है। जैसे पहले यदि किसी नौकर को पूरा घर संभालने को कहा गया तो इतने वो वफादार होते थे कि परिवार का दुख उसका दुख होता था। यदि परिवार के सदस्यों के बीच भी अनबन होती है तो वो बहुत ही नम्रता से और अपने विवेक दृष्टि से उसको सुलझाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नौकर समझता है कि ये परिवार एकजुट है तो मैं हूँ। ऐसे आप देखते हैं पुराने फिल्मों में आप देखेंगे तो कहीं भी नौकर को अप्रामाणिक नहीं दिखाएंगे। देखिएगा आप लोग, पुरानी सभी फिल्मों में नौकर इतने वफादार और अच्छे होंगे कि वो पात्र भी हमें पूरी फिल्म खत्म होने के बाद भी वो पात्र हमें याद रहेगा। और बड़े बड़े हमारे NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकार जो है वो ऐसे नौकर के पात्र में भी आए हुए हैं। आप सोचिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण पात्र है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आधुनिक युग में जो समस्याएं चल रही है उसमें से नौकरानी को हम जो है सर पर चढ़ा देते हैं, उसकी हर बातों को मानते हैं क्योंकि उसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ गई है। पहले तो नौकरानी या नौकर नहीं आते थे, सब लोग अपने आप काम कर लेते थे, मगर आज ऐसी स्थिति हुई है कि यदि एक दिन भी नौकर या नौकरानी नहीं आए तो परिवार को बहुत महंगा पड़ जाता है, बहुत ही कठिन पड़ जाता है। इसीलिए वो इतना नहीं, और नौकर जो भी हो उसे इतना संभालते हैं और उसको सर पर चढ़ा कर रखते हैं।
तो यहाँ ये भी बताया है, ऐसा नहीं है कि रजवा जैसी सभी नौकरानी होती है, कहीं कहीं अच्छी भी नौकरानी होती है, मगर अधिकतर आज जो नौकरानी की समस्या चल रही है कि वो ही झगड़े का कारण कभी कभी बन सकती है, तो ये भी यहाँ बताया है। परेश और बेला के संवादों में एक शिक्षित परिवार के जीवन में रहने वाले या शिक्षित परिवार के दंपति जो शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति स्वातंत्र को मानते हैं, तो उनके संवादों में ये विचार प्रदर्शित होते हैं। परेश भी बेला से सहमत इसलिए होता है कि शायद परेश भी व्यक्ति स्वातंत्र को महत्व देता है। मगर एकांकी के अंत में जो इंदु और बेला के संवाद है, उसमें इंदु बहुत समझदार और जैसे उसको पश्चाताप हुआ हो कि वो बेला से क्यों ऐसा व्यवहार कर रही थी, और वो शांति से बेला से पेश आती है और बेला के जिद पर वो कह भी देती है कि दादाजी के कारण हम ये बहुत आपसे प्रेम से और कोमल व्यवहार कर रहे हैं। तो वो इंदु और बेला का संवाद जो अंतिम दृश्य में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी जो संवादों के कारण, ये जो बहुत अंतिम उसमें संवाद महत्वपूर्ण है, और इसी के कारण ऐसा कहा जाता है कि यदि संवाद अच्छी तरह प्रवाहमयी रूप में यदि न दिए होते तो हो सकता है कि एकांकी सफल नहीं होती। मगर संवाद योजना की सफलता के कारण सुखी डाली एकांकी सफल एकांकी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही पात्रानुकूल संवाद, कथा को बढ़ाने वाले संवाद की योजना की गई है। हम ये कह सकते हैं कि सुखी डाली में कहीं कहीं लंबे संवादों की भी योजना की गई है, और वो भी ज़्यादा दादाजी के मुख से कहलवाया गया है, जो भी वही बात, यानी दादाजी के जो संवाद है वो थोड़े लंबे संवाद है। लंबे संवाद यानी कि वो बड़प्पन की बात करते हैं और जो खरोच की बात करते हैं और परिवार को जो सलाह देते हैं, उसमें थोड़े लंबे संवादों की योजना की गई है। मगर संवादों में इतनी सजीवता है कि जिसके कारण हमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि बस अब बहुत लंबा है, अब ये एकांकी नहीं पढ़नी है, ऐसा नहीं लगता। संवादों के हर शब्द में सार्थकता है और उस पात्र के व्यक्तित्व को वो निखार देती है, और इसके कारण संवाद जो है हमें अच्छे लगते हैं। भी पात्र के अनुकूल न हो ऐसा नहीं लगता, कथा के विस्तार को बढ़ाते हैं, और संवादों के द्वारा ही शायद लेखक ने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर दी है। संवाद या कथोपकथन के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा तत्व है, और वो है संकलन त्रय। मैंने विद्यार्थी मित्रों आपको कहा था कि देश काल या वातावरण जो है, आपने कहानी और उपन्यास के तत्व में देश काल या वातावरण शब्द का प्रयोग किया था, उस तत्व का प्रयोग किया था। वही तत्व एकांकी में संकलन त्रय के नाम से अभिहित किया जाता है, इसलिए क्योंकि ये रंगमंच पर अभिनीत होती है एकांकी, और नाटक भी रंगमंच पर अभिनीत होता है। तो रंगमंच पर अभिनीत होने के कारण संकलन त्रय का बहुत ही महत्व है, और वो है स्थान, काल और व्यापार की एकता। मैंने आपको कहा था कि प्लेस, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, इन तीनों की एकता रंगमंच पर बनी रहे, कथावस्तु में बनी रहे, और उद्देश्य से लेकर समस्या में बनी रहे, वो महत्वपूर्ण है। तो सुखी डाली एकांकी में हम कहें तो स्थान, समय और कार्य की एकता। तो स्थान है दादाजी का घर, क्योंकि रंगमंच पर तो वही घर ही बताना है, बरामदा है, घर है, 2 मंजिला मकान है। मैंने पूरा आपको वर्णन पहले एकांकी में समझा दिया था। समय है आधुनिक काल, स्वातंत्रोत्तर युग में जो विभक्त परिवार की समस्या चल रही है आधुनिक काल में, उसी को दर्शाना लेखक का उद्देश्य है। इसीलिए समय भी आधुनिक काल है, क्योंकि पुराने समय में तो संयुक्त परिवार था ही, उसमें कोई कितनी भी समस्या भी यदि हो पुराने समय में तो वो भी हल हो जाती थी, तो वो संयुक्त परिवार बना रहता था। मगर आज के आधुनिक काल में जो समस्या है उसको दर्शाना लेखक का उद्देश्य था, इसलिए समय आधुनिक काल है। और कार्य है संयुक्त परिवार के सदस्यों की संवेदना। कार्य यानी कार्य व्यापार, जो लेखक प्रदर्शित करना चाहते हैं हमारे भीतर, वही संवेदना हमारे भीतर भी है। कार्य व्यापार आपको याद रखना है कि लेखक उस कार्य व्यापार को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो संवेदना, वो कार्य व्यापार हमारा ही है।
कहीं पारलौकिक या इस लोक से कोई अलग ही हो, ऐसी संवेदना प्रस्तुत कर दे जो जीवंत हो ही नहीं, जिसको आपने कभी ऐसी बातों को कहीं जाना ही न हो, ऐसा नहीं है। कार्य व्यापार इतना जीवंत होता है और इतना अनुकूल होता है कि हमें एकांकी या नाटक देखकर ऐसा लगता है कि वह कार्य व्यापार मेरा ही है, हमारा ही है, हमारे परिवार में ही ऐसी घटनाएं होती है। तो एक प्रेक्षकों और पाठकों के साथ तारतम्यता जोड़ने की जो स्थिति है उसी को कहा जाता है संकलन त्रय। सुखी डाली एकांकी में संकलन त्रय की योजना बहुत ही सक्षमता से की गई है। उसमें स्थान, समय और कार्य तीनों की एकता होनी चाहिए। जैसे मैंने आप समझाया था कि स्थान, चलो दादाजी का घर हो, मगर सब लोग बैठे रहते हो तो आपको घर नहीं लगेगा। जैसे आप लोग सीरियल में देखते हैं ना, आज के टीवी सीरियल में क्या होता है कि घर तो बताते हैं मगर सब लोग गहने से लेकर साड़ी जो है वो हजारों रुपए की साड़ी पहनकर तैयार होकर इस प्रकार से घर पर रहते हैं और रसोई भी बनाते हैं। और कोई रसोई में कोई ऐसे नहीं कि वो कपड़े भी वही ऐसे नए नए होते हैं, तो वो एक प्रकार का वास्तविक नहीं लगता। जबकि आप पहले दूरदर्शन धारावाहिक आप देखेंगे, दूरदर्शन जो सरकारी चैनल है उस पर आप धारावाहिक देखेंगे तो यदि कोई मध्यम वर्ग का परिवार बताया है तो उसके कपड़े से लेकर उनका रहन सहन, बाल बिखरे हुए हो और साड़ी का पल्लू एक तरफ से दबाया हुआ हो और जल्दी जल्दी कोई स्त्री है अपना घर का काम कर रही हो, पसीने से तरबतर हो, उसके चेहरे पे कोई भी मेकअप नहीं, तो हमें लगेगा ये तो बस होगी है। यदि आपने पड़ोस में कोई ऐसी काम करती स्त्री देखी हो जो घर पर रहकर अपने पति की सेवा करती है, ये है वो है, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि ये तो हमारी पास की भाभी है, ऐसे ही दिखाई देती है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा ये वास्तविक नहीं है। जबकि आज के आधुनिक युग में पात्रों को बहुत अच्छा दिखाना है, इसलिए मेकअप तो ठीक है, कैमरे की जो है मांग है, मगर कपड़ों से लेकर जिस प्रकार से वो बताते हैं पूरा परिवार बस सोफे में बैठे ही रहता है, तो वो जो है वास्तविक नहीं है। तो स्थान यहाँ दादाजी का घर जो बताया है उसमें और नाटक में जब उसको अभिनीत करना पड़े तो इस प्रकार से अभिनीत करवाना है कि कहीं ऐसा ना लगे कि सभी बहुएं आराम से सोफे पर बैठी है। यहाँ काम करते 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 इंदु आती है, फिर वो रजवा जो है वो काम करते आती है, फिर से वो छोटी भाभी कहती है अजय मुझे तो वो कपड़े करने हैं, ऐसे कर कर वो चली जाती है। तो इस प्रकार से पूरा जो स्थान बताया है घर का कि ऐसा लगे जब पाठक पढ़े और प्रेक्षक जब देखे तब उसे ऐसा लगे कि हाँ ये सचमुच में बहुत ही अच्छा एक परिवार है और परिवार में ये चहल पहल मची हुई है। स्थान के साथ समय का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आधुनिक काल का जो है परिवार है तो आधुनिक काल में होगा ही कि यदि शिक्षा बढ़ती जाएगी और आधुनिक काल है उसमें व्यक्ति स्वातंत्र की मांग होगी तो कोई ना कोई समस्या होगी। जैसे इंदु पहले प्रथम दृश्य में शिकायत लेकर आती है तो पुराना समय होता यानी कि आधुनिक काल के पहले का समय होता तो वो शिकायत करती ही नहीं, उसको तो बहुत ही सहनशीलता से, संयमशीलता से घर पर एडजस्ट करना होता है। पहले की लड़कियां जो है वो भाभी हो या जो भी हो वो कभी भी जोर से ऐसा बोलती नहीं है, गुस्से से बात नहीं करती है, इस प्रकार की मर्यादा में रहती है। मगर ये तो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में ये भी प्राइमरी में पढ़ी है इंदु, तो प्राइमरी तक पढ़ी हुई लड़की किस प्रकार थोड़ा क्रोधित हो जाती है और इस प्रकार से अपनी भाभी की निंदा करती है। तो वो समय जो है बहुत ही ध्यान रखना है एकांकीकार को। भले एकांकीकार आधुनिक युग में आदर्श विचारों को, नैतिक मूल्यों को प्रस्थापित करना चाहते हैं, मगर फिर भी जो कुछ समस्याएं हैं उसको तो उनको बताना ही पड़ेगा और जो तभी वास्तविक लगेगा ये एकांकी। यदि इन समस्याओं को नहीं बताया और सभी परिवार के सदस्यों को इतना अच्छा बताया तो आपको भी लगेगा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी परिवार बिना झगड़े और बिना नोक झोंक अच्छी तरह से आराम से अपना काम करते हो, सब लोग अपने काम में खुश हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग खुद देखते हैं इन बातों को। तो इसी कारण एकांकीकार को समय का भी ध्यान रखना चाहिए और उस समय के अनुसार ही उसको एकांकी के संवाद से लेकर, पात्रों से लेकर समस्या को निर्धारित करना चाहिए। तो सुखी डाली एकांकी में भी आधुनिक काल के अनुरूप जिस प्रकार परेश तहसीलदार बन गया और अपनी शिक्षित बहू आने पर, पत्नी आने पर और उसके कहने पर वो अलग होने की सोचता है, वो आधुनिक काल की समस्या है ही, तो वो बताया है।
कार्य है संयुक्त परिवार के सदस्यों की संवेदना, उस पर हमने चर्चा की कि सुखी डाली एकांकी में जो कार्य व्यापार है वो इतना जीवंत लगता है, ऐसा लगता है कि वो कार्य व्यापार हमारे साथ ही चल रहा हो। प्रेक्षक और पाठक को तादात्म्य स्थापित करने वाला कार्य व्यापार होना चाहिए। तो एकांकी में यही कार्य व्यापार बताया गया है। इस प्रकार आज जो है हमने संवाद योजना एवं संकलन त्रय दोनों तत्वों के आधार पर सुखी डाली एकांकी की समीक्षा की। तो इन दो तत्वों के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि सुखी डाली एकांकी जो है वो कथावस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन तथा संकलन त्रय जैसे तत्वों के आधार पर सुखी डाली एकांकी सफल एकांकी मानी जाती है। अन्य दो तत्वों पर हम पश्चात वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।